अगर आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना है या ज़्यादा करना है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। सर कैश रिजर्व रेशो जो है बैंक से वो मतलब बढ़ा सकता है। ठीक है, और भैया रेपो रेट इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, और लोन वाला भी बताया था आपने एक। हाँ हाँ जल्दी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के फॉर्म में जो है वो हमने पढ़े थे ना काफ़ी सारे रेट्स। हाँ जी सर। हाँ, आरबीआई जब सेल करता है तो सेल एंड लिक्विडिटी परचेज। कम हो जाएगी। ठीक है, सेल एंड परचेज, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हाँ जी, ओपन ओके, मार्केट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपर इन्फ्लेशन? सर जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई इन्फ्लेशन। ओके, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रीपिंग इन्फ्लेशन? सर जो धीरे धीरे बढ़ती है। ओके, व्हाट इज डिसफ्लेशन? डिसफ्लेशन जब वह नेगेटिव में जा रही है। डिसफ्लेशन क्या होती है? डिसफ्लेशन क्या होती है? हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, डिसफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन है लेकिन उतनी नहीं। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है, एक केस समझते हैं, इन्फ्लेशन जो है वो 8 तक पहुंच गई है, 8% तक, लेकिन नॉर्मल इन्फ्लेशन कितनी होती है? 4। अब 8 से 6 हुई है, मतलब थोड़ा डिफ्लेशन हुआ है लेकिन स्टिल अभी भी इन्फ्लेशन है, तो उसको बोलते हैं डिसफ्लेशन। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन। सर जब इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है हाँ, तब स्टैगफ्लेशन। हाँ जी सर। हाँ हाँ, स्टैगफ्लेशन हाँ सिंपल। जी सर, इन्फ्लेशन बढ़ गई और इंटरेस्ट रेट ज्यादा था तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। हम्म। यही होता है। नहीं। हाँ, थोड़ा तुमने प्रैक्टिकली सोचकर बोला लेकिन ठीक है, आधा सही है। अब देखो क्या होता है स्टैगफ्लेशन में, क्या होता है? इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम आपसे पूछते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताओ। सर 2016 में आई थी। उर्जित पटेल ने हेड किया था। थ्री इसमें 6 मेंबर्स होते हैं टोटल। 3 आरबीआई वाले, 3 गवर्नमेंट वाले। और 4 बारी इनकी मीटिंग होती है। 2 बारी ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं साल में। हाँ, और मतलब 16 के बाद जो भी वो आए हैं मेजर्स, वो इस कमिटी के थ्रू आए हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ओके क्लियर। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताओ। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है मार्केट की लिक्विडिटी को मतलब मेंटेन करने के लिए, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स लेती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। हम्म। और ये करती है वो टैक्सेस के थ्रू हम्म। और एक्सपेंडिचर के थ्रू। ओके, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन मेजर करता है इसको? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हाँ सर, दो थे ये मिनिस्ट्री, नहीं याद आ रही। 2 मिनिस्ट्रीज बताई थी आपने, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ वो मॉस। सर ये सीएसओ। नहीं याद आ रहा कौन सा कौन करता है। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
अच्छा CSO करता है इसको। WP, अच्छा। अच्छा इसका बेस ईयर क्या है CPI का? 2012। और WPI का? 11-12। 11-12। ठीक है। ओके। पहले सर इसको ही बोलते थे ना, नेशनल हाँ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल सर्वे, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, हाँ। स्टैटिस्टिकल सर्वे। अच्छा, मुझे बताओ कि इन्फ्लेशन जब होगी तो उसका इम्पैक्ट सेविंग के ऊपर क्या पड़ेगा? इंक्रीज। ओके। इन्वेस्टमेंट पे क्या पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट नहीं, हम नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, डेबिटर को फायदा होगा या क्रेडिटर को फायदा होगा इन्फ्लेशन का? डेबिटर का। डेबिटर, सीधा याद रखना है बस, इसको ज़्यादा हमें इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जी। उसके बाद टैक्स सिस्टम, टैक्सेशन हमने पढ़ लिया, हमने नहीं पढ़ा टैक्सेशन अभी ना, तो बस ब्रीफली। यही बताया था कि मतलब टैक्स बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा, जैसे हम। अभी अभी और सिस्टम भी है टैक्सेशन में, इतना सा नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। टैक्सेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले यानी कि सरकार जब टैक्स लगाती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं टैक्सेशन, पूरी प्रोसेस को। इसमें जो है वो टैक्स सिस्टम के चार तीन तीन जो है वो मेजर जो है वो हमें याद रखने हैं, चार टाइप होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जब जो है, अगर हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो टैक्स रेट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10,000 इनकम थी तो उसके ऊपर जो है वो 10% था। 20,000 इनकम हुई तो 20% टैक्स हो गया। तो जब इनकम के साथ साथ, इसको बहुत अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से एग्जाम में, कि जब इनकम के साथ साथ जो है वो टैक्स भी इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? टैक्स रेट रिमेन द सेम। टैक्स रेट जो है वो सेम रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीज इन इनकम। इसका मुझे एक एग्जांपल दो, हरलीन मैम, आप इसका एग्जांपल दोगे कि टैक्स रेट का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है, इवन जो है इनकम चाहे इंक्रीज हो जाए लेकिन टैक्स उतना ही रहता है। पता नहीं सर। कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा। ओके, हाँ वो तो सेम ही रहता है। हाँ, तो कॉर्पोरेट टैक्स इसका एग्जांपल है, कि वो सेम रहेगा लेकिन इनकम चाहे जितनी भी इंक्रीज हो जाए। अब अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर 50,000 रुपए जो है वो टैक्स लग जाएगा। स्टिल उसको वो 30% ही पे करना तो पड़ेगा। सर कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जैसे प्रोफेशनल टैक्स जैसे लगता है, हाँ वो जी सेम होते हैं, अलग होते हैं? मैम, वो इन डेप्थ हो जाएगा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में, उतना हम छोड़ सकते हैं उसको। ठीक। मतलब वो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लियरली अगर एग्जाम के लिए चल रहे हैं तो। देन उसके बाद आता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेशन से ही समझते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा इनकम होती जाती है उतना टैक्स कम होता जा रहा है। प्रोग्रेसिव का उल्टा है रिग्रेसिव। यहां प्रोग्रेसिव में क्या होता है, टैक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। यहां पर क्या होता है, टैक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। और ऐसा जनरली होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। सरकार क्या करती है, कॉर्पोरेट्स के पास ज्यादा पैसा रखने के लिए, जैसा इस बार भी देखा जा रहा है, तो उनको जो है वो टैक्स में छूट देती है ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि अगर उनके पास टैक्स में छूट दे रहे हैं तो दैट मीन्स उनके पास पैसा रह रहा है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट होगी। तो रिग्रेसिव टैक्स को जो है वो तब फॉलो किया जाता है जब जो है वो क्या करना है, सरकार क्या करती है, इंक्रीज अगर इनकम हो रही है तो उसके ऊपर कम टैक्स लगाती है। ये समझ आ गया?
इसके बाद एक टैक्स और आता है डिग्रेसिव टैक्स, DEGRESSIVE, डिग्रेसिव टैक्स। ये एक तरह से ना प्रोग्रेसिव टैक्स का ही टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि इंक्रीज अगर इनकम में हो रही है ना, तो उसके साथ जो है वो या तो आपका टैक्स जो है वो इंक्रीज होगा या एक स्टेबल रहेगा। A type of progressive tax in which the marginal tax rate increases with increase in taxable income and then become constant। मतलब क्या होता है, सिंपली समझो कि अगर अब इनकम इतनी बढ़ी जा रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप टैक्स भी बढ़ाते जाओगे, क्योंकि वो तो एक तरह से फिर इनक्वालिटी शुरू हो गई कि एक पर्सन की अगर इनकम 1 करोड़ होगी है तो दैट मीन्स उसको जो है वो 10 लाख टैक्स देना पड़ रहा है, और दूसरे की 50 हुई, तो ये एक तरह से इंस्टेबिलिटी और इन इक्वालिटी क्रिएट कर देगा। तो उसको एड्रेस करने के लिए यहां पर कहा गया है कि आपको डिग्रेसिव, मतलब अगर इंक्रीज इनकम हो रही है टैक्स भी इंक्रीज होगा, नो डाउट, लेकिन एक स्टेबल फॉर्म में रहेगा, कि वो ऐसा नहीं होगा कि अब जो है वो आपसे सारा ही पैसा लूट लिया जाए अगर आप ग्रो कर रहे हो तो इस टैक्स के अंदर ये वाला सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। टैक्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जांपल बताओ। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत तरह के होते थे, लेकिन अभी जीएसटी आ गया है। 2017 से जो है वो जीएसटी है, इन सभी को हटाकर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और जीएसटी इटसेल्फ इनडायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी, और इनडायरेक्ट ही है, सारे के सारे टैक्सेस को इसमें मिला दिया गया। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो हमारे से डायरेक्टली लिए जा रहे हैं, ये याद रखना बहुत। इसके बाद एक आता है वैल्यू एडिड टैक्स, वैट। क्या होता है वैल्यू एडिड टैक्स? सर, जैसे एक प्रोडक्ट कोई एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा है तो उसके ऊपर हर स्टेज में टैक्स लगता है। हाँ, अब हर स्टेज में क्या हो रहा है, उसके लिए एक इनकम, उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उस इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगता है, तो वो भी उसमें ऐड हो जाता है। तो जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी उसमें ऐड होता जाएगा, तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, जो हमें याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद ना एक टर्म आती है, वो आती है डबल टैक्स अवॉइडेंट एग्रीमेंट। डबल टैक्स अवॉइडेंट एग्रीमेंट, इसको लिख लो टर्म को, डबल डबल टैक्स अवॉइडेंट एग्रीमेंट, अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जैसे अगर हम इसको मानते हैं हरियाणा, एक हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं और एक गुजरात का एग्जांपल लेते हैं। अब गुजरात किसके लिए फेमस है? गुजरात इज फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्री। अब कॉटन के जो यहाँ पर मालिक हैं वो यहाँ भी टैक्स पे कर रहे हैं, और उसके बाद वो जब हरियाणा में सामान बेचेंगे तो वो यहाँ पे भी टैक्स पे करेंगे। जीएसटी में सेम ऐसा ही तो हो रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लग रहा है कि आप यहां पर भी अगर सामान खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, और अगर आप जब उसको हरियाणा में जाकर बेचोगे तो वहां भी आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब इसको अवॉइड करने के लिए यहां पर ये एग्रीमेंट लेकर आया गया था, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ये अप्लाई कंट्रीज के बीच में ज्यादा होता है, स्टेट्स के बीच में कम होता है, क्योंकि स्टेट्स में ये कहा गया है जीएसटी कंपनसेशन के अंडर, या जीएसटी में ये कहा गया है कि अगर वो यहां पर टैक्स पे कर रहा है तो उसको यहां वाला रिफंड हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पर जो टैक्स लगेगा वो भी ओवरऑल कैलकुलेशन के साथ लगेगा, और यहां पर जो लग रहा है वो भी ओवरऑल कैलकुलेशन के साथ लग रहा है। तो यहां पर जो है वो बड़े बड़े साहूकार ने उस टाइम कहा था कि अगर ऐसा हो रहा है तो इससे तो हम तो टैक्स पे करते ही रह जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि आपको यहां पर टैक्स पे कर, जो आपने यहां टैक्स पे किया है ये आपको रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा।
क्लियर? देन अब हम बात करते हैं। कंट्रीज के बीच में कैसे, मतलब अगर उस मतलब इंडिया में पे किया तो वहां नहीं पे करना पड़ेगा? हाँ, ओके। नेक्स्ट उसके बाद जो आता है वो आता है बजट। बजट को क्या कहा गया है हमारे संविधान में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कौन सा आर्टिकल है जो बजट के साथ लिंक करता है? 112। बजट आर्टिकल 112, जिसमें ये कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बजट की जो टर्म है वो कहीं भी मेंशन नहीं करी गई है। बजट जो है, दो पार्ट्स जो है वो बजट में इंक्लूड होते हैं, एक रेवेन्यू सेक्शन और एक कैपिटल सेक्शन। रेवेन्यू सेक्शन और कैपिटल सेक्शन। कैपिटल मतलब सरकार के पास कितना पैसा है, और रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि सरकार कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। अब रेवेन्यू में जो है वो रेवेन्यू बजट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो है वो दो तरह के रेवेन्यू बजट होते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? जितना रेवेन्यू सरकार के पास आ रहा है, चाहे वो टैक्सेबल हो या नॉन टैक्स हो, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, जितना भी पैसा रेवेन्यू जो है वो सरकार के पास कलेक्ट हो रहा है, दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया कि जो नॉर्मल डे टू डे जितने भी गवर्नमेंट के रनिंग्स है, लाइक गवर्नमेंट जो है वो खर्चा कर रही है वेरी सर्विसेज के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, वो सब इंक्लूड होता है। जैसे सब्सिडीज ग्रांट्स वगैरह हो गए, ये सब इंक्लूड होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सब्सिडीज किस में आ रही है? ध्यान रखना, सब्सिडीज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन सी जो है वो कहां पर जो है वो इंक्लूड हो रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरह का होता है, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलर एज इट इज विद कैपिटल, कैपिटल बजट के साथ भी होता है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार को एसेट्स को क्रिएट करने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ा। एसेट्स मतलब लाइक मशीन्स हो गया, बिल्डिंग हो गई, या फिर कोई बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है शेयर में, उसके लिए जो है जब सरकार को पैसा खर्च करना पड़ा तो दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कैपिटल क्रिएट हो रही है, और उस कैपिटल से फिर आगे जो है वो ग्रोथ जनरेट होगी, वो कैपिटल हेल्प करेगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जैसे कि मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। सेकंड हो गया कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा? मतलब सरकार के पास पैसा आना। इसमें इंक्लूड होता है, जैसे सरकार क्या करती है, कोई लोन वगैरह रेज करती है। सरकार जो है वो लोन रिसीव करती है पब्लिक से, सरकार लोन रिसीव करती है किसी फॉरेन गवर्नमेंट से। ठीक है, याद रहेगा ये कि जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें इंक्लूड होता है लोन्स वगैरह, या सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, चाहे वो लोन्स के थ्रू आ रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है, किसी भी तरह से। ये दोनों क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है बजटरी डेफिसिट। क्या होती है बजटरी डेफिसिट? डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? बहुत इजी टर्म है, अगर ये समझेंगे तो आगे के समझना बहुत इजी हो जाएगा। बजटरी डेफिसिट, रुडाली मैम क्या होता है बजटरी डेफिसिट? तो डाटा डेफिसिट। हाँ, लेकिन किस तरह से एक्सप्लेन करो थोड़ा। तो जब सरकार के व्यय आय उसकी आय से बढ़ जाए कुछ ऐसे। बजटरी डेफिसिट का मतलब हो गया कि जब सरकार का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सरकार के पास पैसा कितना आ रहा है। तो यानी कि
सरकार का जो टोटल, इसको टोटल से समझो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है और सरकार कितना खर्च कर रही है, उसके बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो डेफिसिट में है, घाटे में है, तो उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। मतलब सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन सरकार के पास पैसा कम आ रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट को भी ऐसा बनाओ हरलीन मैम। सर मतलब अगर कम रेवेन्यू आ रहा है सरकार के पास। हाँ ठीक है, जब सरकार के पास कम रेवेन्यू आ रहा है लेकिन सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अभी इसके बाद डेफिसिट। नया एक टर्म आती है, वो आती है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, इसमें से हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसको निकाल देते हैं। अब इससे पहले प्राइमरी डेफिसिट को हम समझे, हम समझते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। लेकिन हम यहां पर एक्सक्लूड कर रहे हैं बोरिंग को। फिर एक फिस्कल में एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, एक फिस्कल में टोटल रिसिप्ट इंक्लूड होती है, एक फिस्कल में जितनी बोरिंग होती है वो भी इंक्लूड होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, तो हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट प्लस साथ में इसमें एक्सक्लूड करते हैं बोरिंग को, कि जितना हमने जो पैसा लिया है हम उसको भी यहां से बाहर निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट, जितने हमें इंटरेस्ट पेमेंट मिले होते हैं या इंटरेस्ट हमने पेमेंट दिए होते हैं, उसको जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं यहां से, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है जीरो बजट, जीरो बेस्ड बजट, या इसको जीरो बजटिंग भी कहते हैं, जीरो बेस्ड बजट। इसका मतलब ये हो गया कि एक नई शुरुआत करना, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जैसे मान लीजिए अभी की सरकार ये कहती है कि सब कुछ खत्म, अब एक नई शुरुआत करते हैं, तो वो नई शुरुआत के लिए नया बेस ईयर बनाते हैं 2015, और कहते हैं अब इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हमारा सारा लेन देन होगा। ये हमारा एक बेस ईयर है जिसके बिहाफ पे हम सारा कुछ डिसाइड करेंगे। तो जीरो बजट बेस मतलब क्या हो गया, कि एक नई शुरुआत करना, नया बजट शुरू से। क्लियर? ये समझ आ गया? हाँ जी सर। जब हम एक नई शुरुआत करते हैं, अब मैं आपसे एक टर्म पूछता हूं, आप लोगों के लिए एक टर्म आ गई है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होती है? जल्दी बोलो, इतना समय नहीं है। सर टोटल इनकम जनरेटेड इन अ टाइम पीरियड। ठीक है, और जीडीपी क्या होती है? जीडीपी। अच्छा। हाँ, जीडीपी क्या होता है? बहुत बेसिक टर्म पूछ ली पहली क्लास की सर, अभी रिवाइज नहीं करी।
नहीं, जीडीपी आनी चाहिए। सर जीडीपी एक साल में, एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है कि प्रोडक्शन होती है इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन ईयर, तो उसको कहते हैं जीडीपी। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट उसके बाद आता है इनकम मेथड। हमने ये कैलकुलेट, इनकम कैलकुलेशन के मेथड हमने पढ़ लिए थे सारे के सारे। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट होते क्या है कि जितनी भी जो आपके फाइनल स्टेटमेंट होगी, सुनना है इसको ध्यान से, मैं आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा सारी। जितनी भी फाइनल स्टेटमेंट की समरीज होगी एक इकोनॉमी में, एक जितनी भी हमारी जैसे हमारी भारत है, भारत का जितना भी लेन देन होगा इन अ गिवन ईयर विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बताया मैंने? सर जितना भी हम लेन देन कर रहे हैं एक, हाँ हाँ, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन ईयर, एक साल में जितना भी, या गिवन पीरियड भी यहां पर हो सकता है, जितनी भी हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, वो इंक्लूड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, तो बहुत सीरियस होकर इसको समझना। ये टाइप, इसके दो टाइप्स होते हैं बीओपी के। एक होता है करंट अकाउंट। अब ट्रांजेक्शन्स अगर रिकॉर्ड करनी है तो वो अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगी। और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट है ये इंक्लूड करता है ट्रेड, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये याद रखना कि जो ये गुड्स और सर्विसेज है ये कहां आ रही है, करंट अकाउंट में, नॉट इन कैपिटल अकाउंट। तो जो जहां पर हम ये ऐड कर रहे हैं उसको वो अपने माइंड में बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखना। देन उसके बाद देख, तो गुड्स यहां पर इंक्लूड हो रहे हैं, तो ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेड एंड इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट। देन उसके बाद आता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, जैसे कि गिफ्ट, हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो इंक्लूड होगा करंट अकाउंट में। किसी से रेमिटेंसीज आ रही हैं वो इंक्लूड होगा करंट में। अगर कहीं से ग्रांट आ रहे हैं, ग्रांट इन जो ग्रांट्स आ रहे हैं ना कहीं से कि इतने ग्रांट्स दे दो, तो ये ग्रांट्स जो हैं वो ये भी इंक्लूड होते हैं करंट अकाउंट में। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया यहां पे जो करंट अकाउंट में इंक्लूड हो रहा है? सबसे पहले ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देन उसका गुड्स एंड सर्विसेज की हमने बात की, और ट्रांसफर पेमेंट में गिफ्ट, रेमिटेंसेज और ग्रांट्स, ये इंक्लूड होते हैं करंट अकाउंट में। ट्रांजेक्शन्स की हमने बात की थी, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स है जितनी हमने अभी डिस्कस करी, ये इंक्लूड हो रही है करंट अकाउंट में। देन कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड होगा? तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है एफडीआई, एक होती है एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल बताओ मुझे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जापानीज कंपनी, और वो क्या करती है, हिमाचल प्रदेश में ये कहती है कि जो हिमाचल प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव है, या फिर फूड प्रोडक्शन या हॉर्टिकल्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम करेंगे। तो यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जब क्या कर रहे हैं, किसी भी देश में कोई कंपनी बाहर से कर रही है, तो दैट इज योर एफडीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है,
जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और यहां पर ध्यान रखना कि इसके कुछ फीचर्स आते हैं। जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है ये हाईली वॉलेटाइल होती है, हाईली वॉलेटाइल होती है, हाईली लिक्विड होती है, कभी भी प्राइस ज्यादा या कम होता रहता है इसमें। यहां पर देखा जाता है कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। जैसे स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, और अगर शेयर एकदम हाई होते हैं तो शेयर जो है वो एकदम कम भी हो जाते हैं। तो दैट मीन्स हाईली वॉलेटाइल। इसके बाद यहां पर क्या होता है कि क्विक इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो हम क्या करते हैं कि क्विक इन्वेस्ट करते हैं और यहां पर क्विक रिटर्न भी होते हैं। मतलब प्रॉफिट अगर होना है तो वो एकदम से भी हो सकता है और नुकसान एकदम से हो सकता है। तो यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अभी अगर मैंने 1,000 करोड़ रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए, हो सकता है कि वो 1,00,000 करोड़ रुपए बन जाए विद इन 1 आवर या विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन हो सकता है कि वो 1,000 करोड़ से 10 रुपए भी बन जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हाईली वॉलेटाइल होती है। सेकेंड टर्म में अगर हम बात करें एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाहर के देश की कंपनियां या बाहर का कोई देश है वो भारत में इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? अगर भारत में कोई बाहर से इन्वेस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स कि अगर इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होती है कि ऑलमोस्ट 70% बाहर से इन्वेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो पैसा है ड्रेन होगा, इकोनॉमी जो है वो ड्रेन होगी। सारा प्रॉफिट कौन ले जाएगा? बाहर की कंपनी ले जाएगी। सिमिलर ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में हुआ था। ड्रेन ऑफ वेल्थ हम इसको कह सकते हैं। सेकंड में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में भारत की स्टेबिलिटी पर इसका असर पड़ सकता है। अगर भारत में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो रही है कि 90% इन्वेस्टमेंट फॉरेन है, मान लो वो हटा दे, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दे, तो दैट मीन्स भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इफेक्ट होगी। इसको कहते हैं एफडीआई और उसके प्रभाव। क्लियर? समझ आ गया? ये टर्म क्लियर? पर सर अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई तो फिर प्रोजेक्ट तो नहीं रन होगा, उसमें भी तो हमारा ही लॉस हुआ। तो उसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी। अच्छा, तब हम देख ही नहीं रहे हैं फॉरेन से इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ग्लोबलाइजेशन रहेगी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। कमर्शियल बोरिंग, जब सरकार लोन लेती है आरबीआई से, या फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक से, एआईबी से, एआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे जब लोन लेती है तो वो इंक्लूड होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में। एक टर्म और आती है, वो आती है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट। अब मुझे इसकी डेफिनेशन जोड़कर आप लोग बताओगे क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। सर करंट अकाउंट हाँ, होगा तो यही एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट। करंट अकाउंट डेफिसिट। थोड़ा सा सोचो, हमने बात की थी करंट अकाउंट किसका पार्ट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। वहां से हाँ कनेक्ट जी। करके डेफिनेशन बनाओ। क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो प्रैक्टिकली समझ आ गया, नहीं आया तो डेफिनेशन रट्टा मारना पड़ेगा और फिर गलत होने के चांसेस काफी रहते हैं। सर ट्रेड कोशिश करो। सर जब हम दूसरे देशों से जो मतलब बेचते हैं जो प्रोडक्ट, हाँ, और उन दूसरे देश से जो हम मतलब जो खरीदते हैं,
उन दोनों में जो कमी कुछ ऐसी कमी हाँ, कैसे जब हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से जब ज्यादा हो हमारा जाता है एक्सपोर्ट तो बढ़ उसको बोलते हैं करंट अकाउंट जैसे डेफिसिट। जब हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और इसको ट्रेड डेफिसिट भी कहा जाता है। मैंने इसीलिए यहां पर ये करंट अकाउंट डेफिसिट लिखा था ताकि जो है वो आपको ये टर्म समझ आए, अब कभी टर्म भूलेगी नहीं। और आप जो हो खुद जो हो डेफिनेशन बना रहे हो तो उससे ज्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा, ट्रेड सरप्लस क्या होता है? एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। चलो अब दिखा दे। कंट्रीज पूछता हूँ, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है? सोचो थोड़ा, हर चीज यहाँ चाइना की है, पेन से लेकर। सरप्लस ही होगा क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है सर। तो ट्रेड डेफिसिट है या सरप्लस है? डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस किसके साथ है? फिर एक एग्जांपल दे दो बस, कोई एक कंट्री जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस हो सकता है। सर हम जिस जिस कंट्री को देते हैं, बांग्लादेश तो नहीं है? बांग्लादेश इज ए गुड एग्जांपल, हो सकता है। भूटान इसका एग्जांपल हो सकता है, नेपाल इसका एग्जांपल हो सकता है। आजकल हम नेपाल के साथ बहुत। हाँ, ठीक है, और इसका एग्जांपल यूएसए। अच्छा। जैसे यूएसए के साथ, यूके के साथ ट्रेड सरप्लस है हमारी। वहां पे ओके। एक्सपोर्ट करने में ज्यादा विश्वास करते हैं रेदर देन इंपोर्ट। लेकिन अभी यूएसए के साथ जब से हमने आर्म डील शुरू की है, हमने हथियार उठाने शुरू करे हैं यहाँ से, खरीदने शुरू किए हैं, तब से हमारा जो है वो थोड़ा सा घाटा होने लगा है। अदरवाइज अभी भी अगर हम बात करें तो भारतीय लोग अपना सामान यूएसए में बेचना चाहेंगे क्योंकि दे बिलीव इन डॉलर। ओके। क्लियर? इसके बाद एक टर्म, अब ये टर्म्स जो है वो थोड़ी सी हाई लेवल पर जा रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई पेन है, जापान के पेन होते हैं ना, क्या नाम होता है उनका, मेड इन जापान करके कहते हैं उनको, यूनिबॉल। ये यूनिबॉल के पेन के ऊपर प्राइस लिखा होता है 70 रुपए। वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे 70 रुपये का मिलेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द करेंसी। अगर वो भारत में है तो जितनी उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उतने हमें रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर वो यूएसए में है तो उतने डॉलर हमें उसके अकॉर्डिंग पे करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, कि प्राइस जो है वो सेम रहेगा गुड्स और सर्विसेज का, आप उसको किसी भी कंट्री में बाय कर लो। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप जापान में चले जाते हो तो वहां वो चीज सस्ती मिल जाएगी। जो एक नॉर्मल एवरेज प्राइस है वो सेम रहेगा। उसके बाद वो डिपेंड करता है, कस्टम ड्यूटीज हो गया या कुछ और एस्पेक्ट हो गए, वो सब लिंक करते हैं। बट लेकिन अगर इसकी जो एग्जैक्ट, अगर हम इकोनॉमिक डेफिनेशन पर चले तो ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है, जो बताती है कि रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री should be able to buy the goods and services at the same price in any other nation। कोई भेदभाव नहीं कर सकता। क्लियर? सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। सर जैसे अब फूड ही है, अब यहाँ पे कोई आउटलेट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है, जैसे मान लो आप मैकडी ले लो या केएफसी ले लो, तो सर इनके प्राइसेस तो डिफर करते हैं ना? इट डिपेंड ऑन द कंडीशंस ना, तो वो जितना कस्टम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड हो रहा है। तो मतलब टैक्स अपनी अपनी कंट्री का होगा, बेस प्राइस सेम रहेगा? हाँ जी। ओके। यूनिबॉल का पेन है, इसके ऊपर एमआरपी 70 रुपीज है, लेकिन अब क्या होता है, एमआरपी पे थोड़ी ना बिकता है, उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, तो फिर वो फाइनल प्राइस डिसाइड होता है। बट लेकिन बेस प्राइस स्टिल रिमेन सेम।
नेक्स्ट टर्म आती है पी नोट्स। इनको पार्टिसिपेटरी नोट्स भी कहा जाता है, और ये आजकल न्यूज में भी चले हैं, सेबी क्योंकि न्यूज में चली है। हाँ जी सर, सेबी। जो पी नोट्स होते हैं ये ऑफ शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब क्या है कि अगर किसी भारतीय को इन्वेस्ट करना है किसी फॉरेन मार्केट में, तो वो कैसे करेगा? डायरेक्ट जाएगा और फॉरेन मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा, ऐसा करता है। मान लीजिए कोई पर्सन ए है और उसे जो है वो यूएस में इन्वेस्ट करना है, तो क्या वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देगा? नो सर। वो जाएगा सेबी के पास, और सेबी उसको ये पी नोट्स इशू करेगा। फिर सेबी ये नहीं बताएगा कि ये किसने किया, आइडेंटिटी नहीं बताते कि किसने किया, लेकिन करेगा कौन? अंडर द नेम ऑफ दिस पर्सन सेबी जो है वो यहां पर जो है वो इसको इन्वेस्ट करेगा, और पी नोट्स की फॉर्म में जो है वो इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये पर्सन ए है और ये क्या करता है, 10,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करता है। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। सपोज दैट यूएस की मार्केट क्रैश हो जाती है जब ये डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, लेकिन तो इसके पास पैसा नहीं आएगा, इसका दिवालिया हो गया। अब इसके पास भी इतना पैसा खुद का नहीं होगा, इसने भी कहीं से इकट्ठा किया होगा, किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो सेबी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, सेबी बोलता है कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करो, अगर कोई भी घाटा होता है तो आपको जो है वो एटलीस्ट एक थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको पैसा मिल जाए। एक टर्म और आती है, ये डायरेक्ट एग्जाम्स की टर्म्स है जो पेपर में पूछी गई है, करेंसी स्वैप। अगर हमने अभी यूएई के साथ ट्रेड करनी हो तो हम कैसे करते हैं? क्या हमारा मीडियम बनता है? क्योंकि हमारे पास तो रुपए ही है, और रुपए के यूएई के पास अपनी करेंसी है, तो हम कैसे करते हैं ट्रेड? हम एक कॉमन ढूंढते हैं, और वो कॉमन क्या है? डॉलर। अगर हम यूके के साथ ट्रेड करते हैं तो हम वहां पर पाउंड नहीं कहते ना, हम कहते हैं कि इतने डॉलर तक हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूके में हो गई है। ऐसा ही होता है ना जनरली। पता नहीं सर। लेकिन मैं बता रहा हूं सुनिए, लेकिन दूसरी, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है कि जैसे अगर हमें, क्योंकि डॉलर में सबका विश्वास है, सबको डॉलर चाहिए, यहां पे जब डॉलर को यूज किया जा रहा है तो दैट मीन्स यूएस की इकोनॉमी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अब क्या है, करेंसी स्वैप में ये कहा गया कि कोई कंट्री ए है और कोई कंट्री बी, अगर इन दोनों को ट्रेड करनी है तो जरूरी नहीं है वो डॉलर को बीच में लेकर आए। वो क्या कर सकते हैं, इंडियन, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रूपी अकॉर्डिंग टू द पॉन्ड, जितनी उसकी पॉन्ड की वैल्यू बनती है उसके अकॉर्डिंग उसको पे कर सकता है, और जो डॉलर है उसको हम हटा सकते हैं बीच से। इसको कहते हैं करेंसी स्वैप। ट्रेड जो है जब लोकल करेंसी में किया जाता है रैदर देन डॉलर, उसको कहते हैं करेंसी स्वैप। नेक्स्ट है बैंक्स की नेशनलाइजेशन। बैंक्स की नेशनलाइजेशन सबसे पहले आरबीआई को नेशनलाइज किया था कौन से ईयर में? 1949। 1949। एसबीआई को कब किया है? पता नहीं सर। 1955। इसके बाद हमने पढ़ा था 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, और उसके बाद 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया था। टोटल 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया था इंदिरा गांधी की सरकार ने, जो हमें याद रखना यस। है। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद कमेटीज आती हैं कि कौन कौन सी कमेटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर से लिंक करती है।
ये फैक्चुअल है, आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें मिल जाएगा सारा का सारा। सबसे पहली जो कमेटी थी वो बनी थी 1991 में, और ये कमेटी का नाम है नरसिम्हा कमेटी। देन इसके बाद नेक्स्ट जो कमेटी बनी थी वो बनी थी 2014 में, दैट इज योर पीजे नायक कमेटी। फिर उसके बाद एक लास्ट जो अभी कमेटी बनी है रिसेंट, दैट इज योर, सॉरी, पीजे नायक 2014 में बनी है, और एक कमेटी और है जो बनी है 2013 में, दैट इज योर नचिकेत नचिकेत कमेटी। ये जो है वो 2013 में जो है वो बनी है, रिगार्डिंग द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। इन्होंने रिफॉर्म्स वगैरह सुजेस्ट किए थे। एक टर्म आती है ग्रीन जीडीपी। क्या होती है ग्रीन जीडीपी? अभी हमने जीडीपी तो पढ़ लिया, अब ग्रीन जीडीपी क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन जीडीपी? ग्रीन का मतलब क्या होगा? तो जिस एनवायरमेंट की बात की जाए। हाँ, हमने ये कहा कि हमें एक ऐसी ग्रोथ बनानी है, ऐसी जीडीपी चाहिए जिसमें हम एनवायरमेंटल फैक्टर का ध्यान रखेंगे। और भारत का जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट है वो कब का है? 2030। 2070। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म और आती है, वो आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल का सर मतलब क्या हो गया? स्पेशल प्रोविजन। जैसे कि पर्टिकुलर एक कोई एरिया डिफाइन कर दिया है जहाँ पे जैसे कॉर्पोरेट में होते हैं सेल्स ना। जहाँ पे थोड़ा सा लॉ रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन दे दिए कि चलो ये एरिया की ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छा। एक ऐसा एरिया, ठीक है, जहां पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड लॉज है वो थोड़े से इजी है, थोड़े से डिफरेंट है एज इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, उसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और भारत ने ऐसे बात की है कि हम ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट होगी, फिर इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ जनरेट होगी, और वो रीजनल इकोनॉमी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। एक टर्म आती है मिक्स्ड फार्मिंग। ये टर्म्स एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैं इनको आपको साथ साथ में करवा रहा हूं। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब हो गया एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक। जब हम खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और पशुपालन, ये दोनों साथ में कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अच्छा, मुझे बताओ कि ये एक्सपेंसिव होगी या नहीं होगी? बताओ। पता नहीं सर। सर एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि लाइव स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स आपको डबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ये जो है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है बहुत। सर प्रॉफिट क्या प्रॉफिट? मतलब इसमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो
ज्यादा ही होगा। प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन वही है कि एग्रीकल्चर को सरप्लस, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक सेकेंडरी ऑप्शन भी लाइव स्टॉक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक किसान है, वो खेती बाड़ी करता है, तो साथ में उसने अपने पास 4 गाय भी रखी है। हाँ तो जी। वो 4 गाय से क्या होता है कि जब वो काम नहीं कर रहा है, जब उसका एग्रीकल्चर नहीं चल रहा है, तो उसकी जो रोजी रोटी है वो 4 गायों के पास से चल जाएगी। वो दूध बेचकर जो है वो अपना जो है वो रैन बसेरा कर सकता है। अब आपके लिए एक टर्म आती है हरलिन जी, आपको बताना है कि शेल कंपनीज क्या होती है। सर कुछ ऐसी कंपनीज मतलब जो रजिस्टर्ड होती हैं पर वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं पर वो डोरमेंट होती हैं, मतलब वो अभी कुछ काम नहीं कर रही हैं, पर जब कोई क्राइसिस आए तो उनको। काम करना पड़ता है। हाँ। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती है, वो एंटिटीज होती हैं, ठीक है, जो कि एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस नहीं करती हैं। बेसिकली सर घोटाले के काम आती है। हाँ, तो वो रजिस्टर्ड कहाँ से हो गई? रजिस्टर रजिस्टर तो नहीं हुई, हाँ। एक ऐसी कंपनी जो, अब देखो फॉर एग्जांपल आई कि मैंने क्या किया, या कोई पर्सन ए है, उसने क्या किया, उसने जो है वो 100 करोड़ लोन ले लिया और कहा कि मुझे कंपनी लगानी है, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो उसने क्या किया, उस कंपनी के लिए फर्जी दस्तावेज बना दिए, उसने पूरा सब कुछ इसमें रियल तरीके से होता है। उसने क्या किया कि एक कमरा दिखा दिया कि देखो ये एक रूम है जहां पर मैं अपना एक प्लांट लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये प्लांट में इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये सब। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो दैट इज योर शेल कंपनीज। और सरकार भी चालाक होती है, सरकार इसको इसलिए करती है क्योंकि सरकार उसके ऊपर 30% टैक्स काटती है। तो सरकार बोलती है ठीक है 100 करोड़ लेना है लोन, ठीक है 30% हमारा। इसको बोलते हैं एंजल टैक्स, अच्छा। जो शेल कंपनीज के ऊपर लगता है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज योर ट्विन डेफिसिट। क्या होता है ये ट्विन डेफिसिट? जब बजट डेफिसिट प्लस ट्रेड डेफिसिट दोनों एक साथ हो, कि एक तो हमारे पास बजट डेफिसिट हो गया प्लस साथ में ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट भी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। क्लियर? समझ आ गया? हाँ जी सर। ये थी हमारी इकोनॉमी, जितनी अलाइड के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने सारी की सारी टर्म्स को डिस्कस कर लिया। इसकी वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, और साथ में डेली फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।